समाज पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो 2011 और 18/2/2011 में पंजीकृत हुई। और पंजीकरण जो है वो नेशनल लेवल का है। उन्होंने हमें IAS होते पहला सेक्रेटरी था जो पार्टी बनाई, तो अडवाणी जी ने भी कमेंट किया, तो IAS में भी कमेंट बनाते हैं। तो एक तो उसमें आप पूछना चाहें कि क्यों नहीं चली, क्या हुआ, ये कारण है कि आखिर इतनी तेजी से हुए आप सब कुछ है, इतना अच्छी होते हुए भी नहीं चला। एक तो मैं चाहता हूँ पूछो तो मालूम पड़ा। दूसरा, एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी आपके बात है वो संविधान के अंतर्गत होना चाहिए, जिससे किसी को इरिटेशन न करना। प्रधान मिनिस्टर को गाली दे रहा है कोई, होम मिनिस्टर को गाली दे रहा है कोई, बनाने को गाली दे रहा है कोई, तो ये जो मुझे बहुत छोटापन लगता है, छोटापन लगता है कि किसी नेता को गाली दो। आप सही सही बात कहिए, जनरल बात करिए कि आपका जो हम जैसे बताया कि भ्रष्ट लोकतंत्र हो गया, प्रजातंत्र खतरे में, ये बात सही है। प्रजातंत्र में 80 लाख रुपए की खर्चा है MP के, तो बताइए 80 लाख रुपए कितने लोग खर्च कर पाए? कितने नवयुवकों की बात करते हो, क्या नवयुवक 80 लाख रुपए दे पाएगा? कोई MP लड़ना चाहे आपसे? योजना के सलाहकार रहे, आपके द्वारा पत्रकारों के हितों में क्या क्या कार्य किए? हाँ, ऐसा है, जो भी पत्रकार हमसे मिलते थे एड्रेस करते थे ना, इसी तरह से हम तमाम सेंट्रल मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर के साथ, मेंबर जो थे उनके साथ बैठे हुए लोग थे साथ में, तो हमने वही बात करी जो आज बात है। वो इसलिए कहा कि निष्पक्षता होनी चाहिए और उनका साहस होना चाहिए। एक टीवी को मैं देखता हूँ कि एक पर्टिकुलर टीवी बन गए पार्टी से, ऑब्जर्व करता हूँ कि बताइए ये सब कैसे होता है। आजकल के परिवेश में भी आप देख लो, आप खुद ही अनुमान लगाओगे कि कौन सी पार्टी के पास में कौन सा इंडियन टीवी है या NDTV है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? जब तक कोई आवाज नहीं उठाएगा, खत्म हो जाए, कितने लोगों को जेल जाएंगे, कितने लोग मरेंगे, तो गलत बात है। इसके लिए संविधान अगर ऐसा नहीं करा तो संविधान खत्म हो जाएगा, फिर प्रजातंत्र लूट तंत्र भ्रष्ट तंत्र जो मैं कहता चला रहा हूँ, अगर लूट तंत्र भ्रष्ट तंत्र में बदलना है और आप अपनी पुरानी संस्कृति और उसको आप समावेश नहीं करते और विकास का कार्य साथ साथ नहीं होता, तो बड़ा मुश्किल होगा। पत्रकार उत्पीड़ित हो रहा है, जिस पर आपकी आगे की क्या रणनीति? उत्पीड़न जैसे मैंने कहा, मेरा नाम नहीं था, मैंने कहा हमको भी संबोधित करो, हम इसको माननीय प्रधानमंत्री के पास भेजेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि इसको देखें। और इस तरह का जगह जगह पर अगर मालूम हो क्या आप कितने पत्रकारों के साथ जाती हैं, तो सब उनको पता है, उसको समझाता है, तो ये भी उसमें तय हो जाएगा। मगर ये जरूर है कि पत्रकार के साथ जाति इसलिए होती है कि पत्रकार को न तो पत्रकार के मालिक कोई ज्यादा पैसा देता है और न जनता देती है, इसलिए पत्रकार दोनों तरफ से मारा जाता है। न तो वो पत्रकार मालिक है, वो कोई ध्यान नहीं देता, छोड़ देते हैं, जो चाहो अपना इससे हमारे पत्रकारों का शोषण बहुत बड़ा है। शोषण इसलिए होता है क्योंकि आर्थिक रूप से अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो कैसे हो? या तो फीस निश्चित कर दे, सरकार फीस निश्चित कर दे। जैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन में हम कहते हैं कि आप प्रचार में इतना पैसा खर्च करते हैं, आप पैसा इतना खर्च होता है, इतना पैसा खर्च होता है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। कहाँ से 80 लाख रुपए लाए? हमने कहा था इलेक्शन कमीशन को 12 पॉइंट लिखे थे कि 12 पॉइंट में इस पर आप डिसीजन दीजिए, तो उसमें एक यही था कि एक तो पारदर्शिता हो और ईवीएम जो लगा रखा था उसको भी बंद करें, जिससे निर्भीकता नहीं हो, पारदर्शिता नहीं होगा और सबको समानता का अधिकार नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जो वो निकलती है ना, जो पर्ची निकलती है वोट डालने के बाद, आपकी अपनी राजनीतिक पार्टी है, पार्टी में आपने पत्रकारों के हितों में क्या क्या? नहीं, मेरे पत्रकारों को कोई पत्रकार, मेरे गरीब आदमी नहीं बता ना, किसी को बुलाऊंगा तो पैसा चाहिए तो वो भी नहीं हो पाता, तो मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ, मैं किसी के पास नहीं गया। रियलिटी बता जो है, बेचारे जिसको मुझे पसंद करते हैं, कुछ जैसे आप जैसे लोग आ गए, ऐसा ही मैं बात कर लेता हूँ और कोई बात, क्योंकि मेरा संभव नहीं है। मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ पत्रकारों के लिए, उसके लिए वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैंने देखा पत्रकारिता जो ऊपर वाले पत्रकार हैं, छोटे वाला की बात नहीं करता, वो निष्पक्ष नहीं दिखाई देता। एक ही बात को अलग अलग बात करते हैं। जैसे इलेक्शन की महाराष्ट्र में अचानक ओवरनाइट बदल के गवर्नमेंट बदल गई, सभी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। वहाँ पर जैसे वो हो रहा, सब कहते हैं कि साहब मणिपुर क्यों नहीं गए,
वो भी बात सही बात है, एक तरफ तो लगता है हाँ बात तो सही कह रहे हैं, क्यों नहीं गए माननीय प्रधानमंत्री जी। अगर हम जैसा आदमी कहता है तो कहता है सरकार जो नेगेटिव बात करता है, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि क्या कैसे है, कैसे समानता हो, सबके बराबर का व्यवहार हो, हर पार्टी का भ्रष्टाचार या अपराधी उसके खिलाफ कार्रवाई हो, न कि छाट छाट के बाद तो उससे थोड़ा। सर मेरा एक सवाल है कि आपकी भी असपा है और आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है वो असपा है, तो क्या मतलब ये स्टैंडिंग क्या है कि असपा वो भी लगाते हैं, असपा आपकी भी पार्टी है सर, प्लीज इससे बताइए। देखिए हमारी पार्टी जैसे हमने बताया कि 18/2/2011 में पंजीकृत हुई, यानी 2009 में बनी थी, पंजीकृत हुई थी 2011। और उसमें लिखा हुआ नीचे कि किसने चलाई, मतलब अध्यक्ष कौन है, उसमें लिखा है डॉक्टर चंद्रपाल IAS, पूर्व सचिव भारत सरकार। एंड नीचे लिखा हुआ है AST, आजाद समाज पार्टी के नीचे AST लिखा हुआ है। अब जो आप कह रहे हो मैं देख रहा हूँ कि आसापा वो भी लिखने लगा है, क्योंकि उसने देखा आजाद समाज पार्टी है तो आजाद समाज पार्टी के साथ चलूंगा तो मेरा नाम उद्धार हो जाएगा। तो मेरा नाम दे दे के मैंने बताया ना मंत्री मैंने उसे जेल से छुड़वाया और उसको एहसानमंद होना चाहिए। उल्टा उसने मेरे चाकू भोंकने लगा, आसापा आसापा करने लगा, तमाम होर्डिंग है, मैं भी लगवा सकता था, मेरे पास पैसे होते। हाँ उसके पास लड़के हैं और लड़कों का कैरियर खराब कर, मैं तो ये कहूँगा और कुछ नहीं। लड़के हर लड़का जो पॉलिटिक्स करेगा गांव में जाके झगड़े छोटे मोटे झगड़ों में फंस जाएगा तो फिर वो किसी तरह अपना कैरियर नहीं बचा। वो सहारनपुर में मामला था, उस समय हुआ था, उसके जाने कितने लोग मारे गए, लड़के मारे गए, तो मैं तो उसके खिलाफ हूँ, इस तरह के आंदोलन के खिलाफ। मेरी पार्टी का अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ो तो देखोगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि मेरी पार्टी आंदोलन नहीं करेगी। बाबा साहब ने कोई आंदोलन तो नहीं किए थे, बाबा साहब ने बुद्धता से अपना संविधान बनाया और ऐसा संविधान बनाया तो आज जनपद जैसा शहर बना हुआ साफ सुथरा, कोई कुछ नहीं कह सकता। क्यों? हमें बेईमानी से जीवन भर संघर्ष किया, हम भी तो बेईमानी कर सकते थे। सर मेरा सवाल है कि वर्तमान समय में जो महंगाई बेरोजगारी को लेकर के जो और एक तरफ जो है जो जो नवयुवा है वो बेरोजगारी से ग्रस्त है, तो उस पर सर आपकी पार्टी क्या कर रही है सर? देखिए हमने शुरू में बताया कि नवयुवकों के लिए स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो नहीं तो ये पौराणिक ये पॉइंटों भी से दिखाते रहते हैं कि जो पुराने काम करते थे छोटी छोटी जातियों में बटे हुए थे ऑक्यूपेशन, वही उसी में लगे रहे, आगे नहीं निकले। तो हमने स्किल डेवलपमेंट मिशन बनवाया बच्चों के लिए, उस समय प्लानिंग कमीशन से किया था। और वैसे यहाँ पर डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट था, वहाँ पर भी हमने ट्रेनिंग दिया लड़कियों के लिए, प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो उन लड़कियों को ट्रेनिंग दिया, इस जो कपड़े वपड़े सिलने का काम दिया और फिर उनको अपनी तरफ से सरकार की तरफ से दुकान देके हमने उसको खरीदवाया उनके बड़े बड़े उसमें। वही मैं चाहता हूँ कि हर एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए उनको, जिससे हाई हाई लेवल पे, और हम जो इंस्टीट्यूट बनाया है उसमें हाई लेवल की ट्रेनिंग देगी मिलेगी, चाहे कंप्यूटर ट्रेनिंग हो जिससे कोई लड़कियों का और लड़कों का सबका उद्धार हो, क्योंकि मेरा उसके नहीं हो पाएगा जब तक स्किल नहीं कर। महिलाओं के बारे में मैं अभी तक तो और छोड़ क्या रहा, मुझे साहब कह रहे हैं यही तो मैं कह रहा हूँ। डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट था, मैंने वहाँ पर मैंने देखा ITI बहुत अच्छी वो है, ITI के माध्यम से कम पढ़ी लिखी लड़कियां आगे बढ़ सकती, तो उसमें ट्रेनिंग दिलवाता था और ट्रेनिंग देने के बाद थोड़ी कम ट्रेनिंग होती थी तो बाकायदा फ्रॉक बनाना, छोटे छोटे झोले बनाना, ये सिखवाया मैंने। 79 यहाँ आने से पहले, यहाँ कलेक्टर आया तो उससे पहले यहाँ पर एक छोटे सा काम करा, याद आ रहा था वो आपने देखा होगा कि रिक्शा है उसके पीछे लकड़ी का बना हुआ वो बना हुआ, तो उसमें 2-4 वो रख लेते हैं अपने और सामान रख लेते हैं, 2-4 आदमी लेके चले जाते हैं तो उनको जॉब मिल गई हमारी कलेक्टर को। इसी तरह के छोटे मोटे काम महिलाओं के लिए जरूरी है। और मैं तो चाहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट का फायदा आज तो सब चाहे, मैंने देखे हर स्टेट स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, तो ये जरूरी है और उनको ट्रेन करिए, अच्छा है। हमारी मिसेज ने तो चरखा चलवाया था यहाँ सिनौली में, फिर कहते हैं तो ये सब चीज यही है कि हर हाल में आप अपने पैरों पर खड़े होकर क्वेश्चन करिए, लॉजिक करिए। बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने लॉजिक ही तो बताई, हर चीज में लॉजिक के आधार पर, लड़ाई के लड़ने से, युद्ध लड़ने से नहीं। और फिर उसको देखिए अकेले सारे संस्थान चले जा रहे हैं, कारण अपनी विद्वता और तरफ के पास सबके साथ एक साथ रखा है।
मानव एक समान ये चीज जो बात है और बस ये करना चाहिए। महिलाओं का तो बहुत ज्यादा है, और महिलाओं का आधा परसेंटेज पोजीशन हुआ है 89 में शायद 89 में ही हुआ नहीं 89 से लागू हुआ, तो 89 से लागू हुआ जब लागू, मगर वो सबका अधिकार बराबर बराबर का मिलना चाहिए। SC ST OBC जो है मिलना चाहिए। अब आपका जो है आपका जो ये जो हो रही है जनगणना हो रही है, जनगणना तो बहुत पहले से हो चुकी है। समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सूत्र क्या जनगणना तो है कि इतने परसेंट ब्राह्मण है, इतने कास्ट के इतने उनको उसमें अधिकार मिलना चाहिए। शूद्रों को नहीं मिलता था, अब शूद्र भी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे, उनका भी एक ग्रुप बन जाएगा सबका, और उसको भी राजनीतिक और आर्थिक मिलेगा। बाबा साहब ने जो कहा था कि सामाजिक और आर्थिक विषमताएं जब रहेंगी तो आप देश की आजादी की ज्यादा दिन तो नहीं कर सकते। इसलिए सामाजिक और आर्थिक विषमताएं दूर करना हमारा काम है। सामाजिक विषमताएं हम और आपके मन के विचार बदले, और जैसे आर्थिक विषमताएं प्रोग्राम बना के दें जिससे हर एक का काम हो। किसी का यही नहीं है कि वो पुराने काम कर रहा है वही काम करता रहे, मोची है तो मोची का ही काम कराओ, स्वीपर है तो स्वीपर का ही काम कराओ, तो ये तो इससे तो सवाल नहीं है, मशीन चल रही है ना। हम गाजियाबाद कलेक्टर थे तो वहाँ पर सर पर पहुंचे हुए एक ही पोस्ट की बात कर रहा था, सर पर मेला होती थी। हमने उनके मोहल्ले में बैठ बैठ के समझा के कारण क्या